किसी भी रियासत या देश में रहने वाले लोगों के लिए अपना रवैया सही रखना जरूरी है और इसके लिए कुछ कानून, कुछ नियम बने हैं जिसकी तामील करना हर नागरिक के लिए जरूरी होता है और अगर उनका पालन न किया जाए तो अदालत जुर्म की संजीदगी के मुताबिक मुजरिम को सजा देती है। यह है हमारा कानून, मगर आमतौर पर हमें कानून की पूरी जानकारी या समझ नहीं होती। आपके ऐसे ही सवालों, ऐसी ही उलझनों को सुलझाने के लिए हमारे साथ मौजूद है फिरोज खान गाजी साहब, जो कि लीगल एक्सपर्ट हैं और सुप्रीम कोर्ट पे वकील हैं। आपका इस्तकबाल है हमारे इस प्रोग्राम में। थैंक यू। नाज़रीन, आप भी हमारे इस प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं, हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर्स है 012066938470, 012066938669 और 9205353184। आप हमें इन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं और कानून से जुड़े सवाल हमसे पूछ सकते हैं। वकील साहब, जैसे कि हम हमेशा कोशिश करते हैं अपने इस प्रोग्राम के जरिए कि लोगों तक कानून से जुड़ी जो अहम जानकारी है, जो अहम एक्ट्स है, कानून है, उनकी समझ पैदा हो। तो जैसे हम बात करते हैं अक्सर जनहित याचिका की, इसके बारे में सुनते बहुत हैं, लेकिन एग्जैक्टली जनहित याचिका क्या है, कैसे दायर की जाती है और इस पर खर्चा कितना आ जाता है? शुक्रिया तरन्नुम जी। सबसे पहली बात तो ये कि लिटिगेशन दो किस्म के होते हैं। हाँ। एक वो लिटिगेशन होता है जो कि इंसान के अपने उससे जात से रिलेटेड होता है, यानी उसको करना न होने में एक इंसान का या उसके घर का या उसके खानदान का नुकसान होता है जी। और दूसरी ये होती है कि कुछ ऐसी चीजें सोसाइटी में प्रचलित होती हैं जिससे कि पूरा सोसाइटी जो है वो उससे अफेक्टेड होता है। जैसे मिसाल के तौर पे सपोज ये कर लीजिए कि मिनिमम वेज क्या होना चाहिए। जब जैसे जैसे महंगाई बढ़ती है, अब पैसे का इनकम वही रहता है, तो लाजमी है कि गरीब लोगों का जीवन यापन करना उसी इनकम में बहुत मुश्किल हो जाता है। ऐसे सिचुएशन में ऐसे एक्टिविस्ट हैं जिनको सोशल एक्टिविस्ट बोलते हैं, जो कि कोर्ट का सहारा लेते हैं। और कोर्ट में अपने लिए नहीं बल्कि सोसाइटी के, पूरे सोसाइटी के लिए, सोसाइटी के किसी एक वर्ग के लिए को सामने रखते हुए जो है कोर्ट में पिटीशन डालते हैं। हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट को इसका पावर है और वहां पर ये बातें रखते हैं कि ये इन वजूहात के बिना पर फला ग्रुप या फला वर्ग परेशान है, उनकी जिंदगी में ईज लाने के लिए ये डायरेक्शन सरकार को दिया जाए ताकि सरकार वो चीजें उनको प्रोवाइड करें। इसको बोलते हैं पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। 70s में हमारे यहाँ डेवलप हुआ था ये, लेकिन उसके बाद तो काफी कमाल का पूरी दुनिया में कोर्ट के थ्रू वो काम जो कि आम लेजिस्लेशन से, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन से नहीं हो पाता है, सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के जरिए हो जाता है। इसमें पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में रिट में डिफरेंट, हाई कोर्ट में डिफरेंट उसकी ये है, इसमें कोई खास खर्चा नहीं होता है। हाँ। अगर एडवोकेट, लाजमी है कि अगर कोई आदमी प्राइवेट है और वो खुद एडवोकेट नहीं है तो एडवोकेट अगर इंटरेस्टेड नहीं है तो अपना फीस लेगा। अदरवाइज आमतौर पे ये देखा जाता है कि पब्लिक इंटरेस्ट का सहारा लेने वाले अक्सर एडवोकेट ही हैं और उन्हीं की तरफ से इस किस्म की याचिकाएं दाखिल होती हैं और ये सोसाइटी के लिए बहुत अच्छा काम है और अच्छा काम हो रहा है। जी, यानी कि इस पे बहुत ज्यादा खर्च नहीं आता है। बहुत ज्यादा खर्च नहीं आता है। बस कुछ जगह पर यह देखा गया है कि प्राइवेट इंटरेस्ट को सर्व करने के लिए उसको पब्लिक इंटरेस्ट का शक्ल देकर भी पिटीशन फाइल होता है, जिसमें कि खासतौर से सुप्रीम कोर्ट काफी टफ हो गई है, जहां सुप्रीम कोर्ट ये समझ में आता है कि दिस इज नॉट दिस लिटिगेशन जो है वो पब्लिक को ध्यान में नहीं रखा गया है, बल्कि इनडायरेक्टली प्राइवेट सेल्फ इंटरेस्ट को इसमें जो है आगे बढ़ाया जा रहा है। तो ऐसे में कोर्ट जो है वो अच्छा कॉस्ट भी लगाती है, यानी कि आमतौर पे ये कह लीजिए कि फाइन लगाती है ऐसे लोगों को फाइल करने में। जी, अच्छा, अक्सर हम आरटीआई के बारे में सुनते हैं, तो इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी। देखिए, राइट टू इंफॉर्मेशन जो है बेसिकली ये सोशल लेजिस्लेशन है और बहुत ही अच्छा लेजिस्लेशन है। वो इसी तरह से है जैसे एंटी बेगरी है या राइट टू एजुकेशन है। इसके तहत ये दिया गया है कि अक्सर ये देखा जाता था कि आप जो है किसी भी महकमे में किसी भी एप्लीकेशन को आप दिए हैं और आपकी एप्लीकेशन पेंडिंग रखी गई है और उसमें किसी किस्म की कार्रवाई नहीं हो रही है, नहीं आपको इंफॉर्मेशन दिया जा रहा है कि आपके एप्लीकेशन का क्या हुआ।
तो ऐसे सिचुएशन में राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट पास हुआ कि अगर आपने किसी डिपार्टमेंट में सरकार के आपने कोई ये एप्लीकेशन दिया है तो उस एप्लीकेशन की क्या स्थिति है, या सरकार ने कोई काम कराया है जनहित में तो उसमें कितना खर्च हुआ है, एक्चुअल कितना खर्च हुआ है, सरकार में एक्सपेंडिचर क्या दिखाया गया है जी। तो इन सब चीजों के लिए यह राइट टू इंफॉर्मेशन बहुत ही अच्छा लेजिस्लेशन है। खासतौर से जिसको पास हुआ था चंद चीजों को छोड़ के, जहां के डिफेंस वगैरह से मालूमात सरकार से हासिल करनी थी, उस एक्सेप्शन को छोड़ के बाकी चीजें जो हैं वो तकरीबन तमाम चीजों की जानकारी ले सकते थे। इधर 2-3 सालों में ये देखा गया है कि कुछ इसमें अमेंडमेंट आई हैं जिससे कि वो इंफॉर्मेशन जो कि वाकई पब्लिक को मिलना चाहिए उस पर डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे में रोक लगाई जा रही है। और पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का और राइट टू इंफॉर्मेशन का बहुत ही गहरा संबंध है, क्योंकि राइट टू इंफॉर्मेशन के बेसिस पे जब आपको एक सरकार ने अब तक क्या कदम उठाया है एक पर्टिकुलर सिचुएशन में जब सही पता चलता है तो उसी के बेसिस पर फिर जरा पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में कोर्ट में जाना आसान हो जाता है जी। तो इन दोनों का बहुत गहरा ताल्लुक है। इसीलिए अलग अलग एक्टिविस्ट हैं जो ये खासतौर से पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन करने वाले, कोर्ट का सहारा लेने वाले को ये राइट टू इंफॉर्मेशन बहुत ही ज्यादा ये लेजिस्लेशन उनके लिए जो है वो सही साबित हुआ है। इसीलिए अक्सर आप लोग देखते होंगे कि फला जो है जो कि राइट टू इंफॉर्मेशन में काम करता था, कई लोगों की हत्याएं भी हुई हैं इसमें, जो लोग इसमें बहुत ही एक्टिवली काम करते थे और सरकार को मजबूर कर देते हैं चीजों को बताने पे या सही तौर पे काम करने के लिए। जी। बिहार से एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, मोहम्मद रफीक। हेलो 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 जी रफीक साहब, क्या सवाल है आपका? ये मुझे वकील साहब से बात पूछनी थी। जी बिल्कुल, सवाल पूछिए। एक आज से 6-7 साल पहले मेरे वालिद साहब ने भाई को पूरी पर्ची लिख दी, वो मेरा भाई ने धोखे से उसे लिखवा लिया। वो मेरे वालिद साहब जैसे जी, तो जितनी प्रॉपर्टी थी वो अपने नाम लिखवा लिए, उसके साथ उसको दाखिल खारिज भी करवा लिए। और जब मैं पूछने गया तो कर्मचारी से तो कहा कुछ नहीं हो सकता है। तो मैं ये वकील साहब से पूछना चाहता हूँ कि उसमें मेरा हिस्सा होगा कि नहीं होगा, मैं क्या कर सकता हूँ उसके लिए? देखिए, जैसे कि आप खुद बता रहे हैं कि आपके भाई ने आपके पिताजी के वालिद की प्रॉपर्टी को धोखे से लिखवाया है, तो धोखे से किसी चीज को लिखवाना या अपने नाम से कराना जो है ये अपने आप में ऑफेंस है, जिसको कि आमतौर पे 420 का केस बोलते हैं। अगर उन्होंने कोई ऐसा डॉक्यूमेंट्स कहीं आपका दस्तखत उन्होंने किया है आपकी जगह पे, या ये दिखाया है कि आपके वालिद साहब के आप लड़के नहीं है बल्कि वही एक लड़के हैं, तो ये सब के सब फॉर्जरी के जिम्न में आता है। और आप पहले FIR भी कर सकते हैं, क्रिमिनल ऑफेंस भी है, प्लस आप कोर्ट में जा सकते हैं उस डॉक्यूमेंट्स को जिसके बेसिस पर वो ये कह रहे हैं कि मैं ही मालिक हूं क्योंकि हमारे वालिद ने या हमारे पिता ने ये प्रॉपर्टी हमें ही दे दी है, उसको आप चैलेंज भी कर सकते हैं। सिविल भी है आपके पास ऑप्शन और क्रिमिनल भी ऑप्शन है। आप अपने लोकल एडवोकेट से बात कीजिए और अगर यही बात है तो आपको रिलीफ मिलेगा। जी। श्रीनगर से एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, फारूक। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी फारूक साहब, सवाल बताएं। जी, मैं सवाल आज वकील साहब से ये करना चाहता हूँ कि मेरे 2 सवाल है। एक सवाल ये है कि अगर किसी इलाके में सरकारी जमीन वाफिर मिकदार में मौजूद है, वहाँ पर नौजवान खेल का मैदान बनाना चाहते हैं, लेकिन ये जमीन अब कुछ लोगों ने हड़प कर रखी है, तो वो हम कानूनी प्रक्रिया से किस तरह से निकाल सकते हैं ताकि हम उस खेल का मैदान बना सके? और साथ ही मेरा दूसरा सवाल यह है कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से स्टेट गवर्नमेंट को किसी स्कीम के तहत कोई पैसा मिलता है किसी गाँव या किसी इलाके के लिए, तो आम इंसान कैसे पता कर सके कि ये पैसा कहाँ से हुआ है? जी ठीक है। भाई फरूख साहब, आपका पहला सवाल यह है कि सरकारी जमीन है, उस सरकारी जमीन में उस मोहल्ले के या उस इलाके के लोग उसको खेल का मैदान बनाना चाहते हैं। देखिए, जितनी भी सरकार के पास ज़मीनें हैं वो ज़मीन एक्विजिशन के प्रोसेस से सरकार के पास जाती हैं। उसमें पहले ये देखना होता है कि सरकार ने अगर इस ज़मीन को एक्वायर किया था तो किस पर्पज़ के लिए किया था, और अगर उस इलाके में सरकार की खाली ज़मीन पड़ी हुई है और वाकई कोई फील्ड नहीं है, और क्योंकि हेल्थ भी बच्चों के लिए ये राइट ये आ जाता है फंडामेंटल राइट्स में कि राइट टू लिव विद डिग्निटी, उसमें खेल कूद का भी इंतज़ाम, हॉस्पिटल का इंतज़ाम, ये हेल्थ को सही रखने का ये है। तो अगर मोहल्ले के लोग जो हैं वो रिप्रेजेंटेशन दें
इलाके के लोकल बॉडी को, और उसके बाद अगर सपोज कर लिए कि आप ये दिखाने में कामयाब रहे कि यहाँ पर वाकई कोई ग्राउंड नहीं है बच्चों के लिए खेलने के लिए, तो वो आपको अलॉट कर सकते हैं। अगर वो अलॉट नहीं कर पा रहे हैं और उस जगह जमीन का और कोई इस्तेमाल नहीं हो रहा है तो आप कोर्ट में भी जा सकते हैं। दूसरा आपका सवाल ये है कि सरकार से, सेंट्रल गवर्नमेंट से पैसा आया है और उसको स्टेट में खर्च करना है, तो उसको किस तरह से खर्च करें। देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट से जिस चीज़ का भी एलोकेशन होता है तो दिया गया होता है कि ये बजट जो रिलीज़ किया जा रहा है स्टेट को, इस पर्पज़ से रिलीज़ किया जा रहा है। फिर आगे ये होता है कि जिस पर्पज़ के लिए रिलीज़ होता है तो वो डिफरेंट डिपार्टमेंट होते हैं, तो इसमें किस डिपार्टमेंट में गया है और जिस डिपार्टमेंट गया है उस डिपार्टमेंट में अगर वो इस्तेमाल नहीं हो रहा है तो इसी को बोलते हैं राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत जो है आप एक एप्लीकेशन लगा सकते हैं। ये जानकारी आप मालूम कर सकते हैं कि ये जो पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट से आया था ये कहीं लगता हुआ नज़र नहीं आ रहा है, इसका अब तक क्या इस्तेमाल हो रहा है। और अगर ऐसी चीज़ें आ रही हैं कि वो पैसा लैप्स होने का डर है, इस्तेमाल भी नहीं हो रहा है, तो आप जो है कोर्ट में भी जा सकते हैं उसको इम्प्लीमेंट कराने के लिए। जी वकील साहब, कई सारे कॉलर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक कॉलर हमारे साथ हैं दिल्ली से, सज्जन खान। हेलो। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी बताएं सवाल। हाँ साहब, मेरी बीवी नौकरी करती थी एक्सपोर्ट कंपनी में नोएडा में, सेक्टर 3 में। तो साहब उसकी वे बीमार हो गई साहब। बीमारी को दौरान उसके इलाज में बहुत लापरवाही हुई है। अच्छा। और उसके बाद जो है साहब मैं कंपनी में गया हूँ साहब, तो उन्होंने 3 कोरे वाउचर को मुझसे साइन कराया। लाल रंग का, मैं कम पढ़ा लिखा हूँ जी है। और 53,000 रुपए का चेक दिया साहब। जी बताया। 53,000 रुपए का चेक दिया था साहब। फिर वहाँ से लोकल ऑफिस से 10,000 रुपया का चेक और मिला था क्रियाक्रम का। अच्छा। हाँ, उसके बाद साहब मेरे बीवी ने पेंशन में पैसा डाल दिया था। 10 साल नौकरी की थी, 10 साल से ज्यादा, 12 साल वो करीब। जी। अब साहब उसका क्लेम जो है जो बनता है साहब, वो क्लेम के लिए आज 13 मार्च को इंतकाल हुआ था 2018 में। जी। और अभी तक साहब कोई सुनवाई नहीं कर रहे कंपनी वाले हैं। मैं लोकल ऑफिस जाता हूँ, वो कहते 5 नंबर फार्म वो भर के लाके जमा करेंगे। छुट्टी के कागज SI से बनवा के मोदी मिल से सब कुछ दे दिया, जमा कर दिया। हाँ देखिए, कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं। हाँ भाई सज्जन खान साहब, आपका जो मसला है इसमें 2-3 चीजें उभर कर सामने आ रही हैं। एक तो ये आपने ये कहा कि आपकी बीवी की तबीयत खराब हुई और डॉक्टरों ने लापरवाही की, ये अलग चीज है। अगर डॉक्टर ने लापरवाही की है और किसी भी मर्ज का सही तफ्तीश करके सही उसके लिए उन्होंने मेडिसिन प्रिस्क्राइब नहीं किया है जिसकी वजह से मरीज का इंतकाल हो गया है, तो इसके मुतालिक एक क्रिमिनल केस भी बनता है। जिस हॉस्पिटल में जिन डॉक्टरों ने इलाज किया है उनके खिलाफ मुआवजा का भी आपका केस बनता है। अगर वाकई लापरवाही से इंतकाल हुआ है, अगर आपके पास ऐसा प्रूफ है कि डॉक्टर ने या हॉस्पिटल ने लापरवाही की है। दूसरी बात आप ये कह रहे हैं कि आपकी जहां बीवी सर्विस करती थी और वो 12 साल वहां पर सर्विस की है और उसका PF वगैरह भी ये देखना पड़ेगा कि PF वगैरह कटता था तो कितना कटता था। वहाँ पर पेंशन का तो किसी प्राइवेट में मैंने नहीं देखा है कि पेंशन का ये होता है, लेकिन ये कि एक जो PF वगैरह कटता है वो मिलता है, उसको नहीं रोका जा सकता है। तो इसके लिए आपने डिपार्टमेंट में जो एप्लीकेशन दी है उसको फॉलो कीजिए और वहीं पर आपका ये लाई करता है, जो ग्रीवेंसेस का रिड्रेसल है वो वहीं पे होगा। अगर इसके बाद भी नहीं हो रहा है, 12 साल सर्विस की हैं, PF वगैरह कटता था, तो फिर लोकल एडवोकेट से आप मदद लीजिए या इनको कानूनी नोटिस दीजिए। आपका जो PF वगैरह है इसको रोकना ये अपने आप में एक जुर्म है, ऑफेंस है। जी। श्रीनगर से एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, मंजूर अहमद। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, बताएं सवाल। जी मैं वकील साहब से जानना चाहता था कि हमारे यहाँ IDFC जो प्राइवेट बैंक है जी, उनके मैनेजर ने मुझसे एक पॉलिसी करवाई। तो पॉलिसी करवाने के वक्त उसने बोला था कि पॉलिसी करनी है क्योंकि उनका लोन था मेरे नाम पे। तो मैंने उनको बोला कि पॉलिसी करो लेकिन शॉर्ट पीरियड के लिए। उसने उस वक्त मुझे बोला कि आप मंथ से ईयरली 35,000 भरो 5 साल के लिए, तो 5 साल के बाद आप ब्रेक कर सकते हो। तो उसके बाद 1 महीने के बाद भी मुझे वो पॉलिसी डॉक्यूमेंट नहीं मिला। अच्छा।
तो फिर जब मैंने उससे पूछा तो उसने बोला कि मैं लाता हूँ, अभी तक भी नहीं लाया, 4 साल हो गए। तो अब मैंने उस पॉलिसी के बारे में जब उससे पूछा तो वो 15 साल के लिए है। तो मैं वकील साहब से यही जानना चाहता हूँ, क्या मैं उसको ब्रेक कर सकता हूँ कि जब आरबीआई का शायद ये रूल है कि 3 साल के बाद हम अपनी पॉलिसी को तोड़ सकते हैं जी, वो लेकिन बैंक वाले मानते नहीं है। जी ठीक है जी, देखिए आपका सवाल समझ गया। जो सवाल जो पूछने वाले हैं उनसे गुजारिश ये है कि जरा सवाल को ब्रीफ करके पूछें। ये सवाल बहुत सिंपल है कि हमने बैंक में जो है वो पैसा जमा किया एक पॉलिसी के तहत 5 साल के लिए, लेकिन अब वो पैसा हमें नहीं मिल रहा है, हम पहले उसको तोड़ना चाहते हैं। देखिए, जो आपका पैसा जमा है उसके लिए टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं। डिफरेंट किस्म के प्राइवेट बैंक जो है वो पॉलिसी के तहत जो है अपनी अपनी पॉलिसी उजागर करते रहते हैं। अगर उसके तहत आपने पैसा लगाया है और सिस्टम ये है कि 5 साल के बाद आपके पैसा इतना हो जाएगा, तो उससे पहले अगर तोड़वा रहे हैं तो वह शर्त नहीं लागू होगा, लेकिन आपके पैसे को रोका नहीं जा सकता है। तो आप जो है उनको रिप्रेजेंटेशन दीजिए और आप ये कहिए कि हम जो है अपना पैसा वापस देना चाहते हैं। तो जो जनरल एक ये होता है, किसी किसी बैंक ने ये सिस्टम रखा है कि जो जनरल आपका इंटरेस्ट रेट होता है वो दे देते हैं, और कहीं का उन्होंने सिस्टम ये रखा है कि उससे कुछ कम देते हैं, लेकिन ये कि आपका पैसा नहीं रोक सकते हैं, आपका पैसा उनको देना पड़ेगा। मुंबई से एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, अब्दुल गफ्फार साहब। हेलो 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 जी, वालेकुम सलाम। मेरा सवाल ये है जी कि मैंने एक कंप्लेंट किया था सिडको अनऑथराइज्ड बिल्डिंग के बारे में, तो वो बार बार कंप्लेंट करने के बाद उसको नोटिस इश्यू हो चुकी है बिल्डिंग तोड़ने के लिए। जी, सामने वाला बिल्डिंग तोड़ने के लिए मैं बार बार कंप्लेंट कर रहा हूँ, फिर भी ये जवाब नहीं दे रहे। कंसर्न महकमा है, इसको बार बार कलेक्टर तक जा पहुंचे, कलेक्टर भी अभी तक जवाब नहीं दे रहे। आरटीआई के माध्यम से भी हमने उनको बार बार सवाल पूछे, लेकिन वो बराबर जवाब नहीं दे रहे और न तोड़ने के लिए आ रहे, न उनको नोटिस इश्यू करे वापस। जो जहाँ पे बिल्डिंग में इलीगल तरीके से लोग रह रहे उनको इंडिविजुअल तरीके से नोटिस देना जरूरी है, फिर भी वो उनको इंडिविजुअल नोटिस नहीं दे रहे। उसके देखिए गफ्फार साहब, आपका सवाल समझ में आ गया। देखिए, आपके अगर सामने कोई बिल्डिंग बनी है और वो बिल्डिंग कंप्लीट इल्लीगल है, इल्लीगल के 2 सिस्टम है कि सरकार की जमीन को किसी ने घेर कर बना लिया है अपना सोर्स लगा के, और दूसरा ये कि उन्होंने जो लोकल बाईलाज है उसके वायलेशन में बगैर किसी किस्म का परमिशन के उन्होंने बिल्डिंग बनाया है, तो वो भी इल्लीगल है। अब उसको तोड़ने का या उसको डिमोलिश करवाने का या उसको रुकवाने का सिस्टम जो मुनासिब है वो आपने इनिशिएट आप कर चुके हैं। अगर उसके बाद भी आपकी सुनवाई नहीं हो रही है और आपके ग्रीवेंसेस अभी अपनी जगह पड़ी हुई हैं, तो आप इसी के लिए फिर कोर्ट का बना हुआ है कि आप कोर्ट का सहारा ले सकते हैं और आप कोर्ट में जाकर एक पिटीशन दाखिल कर सकते हैं जिसमें ये बातें जो आपने कही है कि बिल्डिंग इल्लीगल तौर पे बनी है उसको डिमोलिश किया जाए, तो ये कार्रवाई हो सकती है। जी, महाराष्ट्र से एक कॉलर हमारे साथ हैं, अल्ताफ शेख। हेलो जी, वालेकुम सलाम। मैं अल्ताफ शेख अहमद नगर महाराष्ट्र से बोल रहा हूँ जी। हमारे वकील साहब से सवाल है कि हमारे परदादा जो है उनके जमीन हम लोग को मिली है, तो हमारे परदादा को 3 बेटे थे, हमारे दादा और उनके भाई। तो दादा के इंतकाल के बाद हमारे अब्बा का उससे राइट आया, लेकिन क्या हुआ, मेरे अब्बा गवर्नमेंट सर्विस पे थे और उनकी ट्रांसफर होती थी, और जो हमारे डिस्ट्रिक्ट में सातारा डिस्ट्रिक्ट में जमीन है, तो हमारे कजिन जो दूसरे दादा के भाई के बच्चे हैं, उन्होंने हमारे अब्बा को परागंदा बोल के रेवेन्यू डिपार्टमेंट से किए, सिविल कोर्ट से नहीं। अब फिर हमने उसके ऊपर एसडीओ कोर्ट में वो जो फेरफार बना था परागंदा का, उसको चैलेंज किया, तो एसडीओ ने उसको पार्टी अलाउ करके तहसीलदार को नीचे भेजा। तहसीलदार ने वो परागंदा फेरफार उसको कैंसिल किया, और उसमें वो सामने वाले हमारे कोस्टेडर के रिश्तेदार, तो उनको पार्टी हमने किए, लेकिन उनमें से उनकी बहन उसमें आई नहीं कुछ दोनों भी कोर्ट में। और अभी वो 8 महीने से वो डिले कंट्रोल बोल के अपील मांग रही है, डिले कंट्रोल अपील को 8 महीने का, तो डिले कंट्रोल मिलेगा उनको। जी, देखिए, आपने सवाल तो बहुत लंबा चौड़ा परदादा शुरू किया, लेकिन हकीकत यह है कि आपके फादर की प्रॉपर्टी और आपके फादर के कजिन जो है उन्होंने हड़प लिया है कागज बनवा के या जबरदस्ती, अब वो नहीं दे रहे हैं। मेन चीज ये है, उसके मुतालिक आपने जो कानूनी चाराजोई की है वो भी आपका राइट डायरेक्शन में है। अब ये कि अब अपील में जाने में 8 महीने का डिले है, क्या डिले कंडोन हो सकता है कि नहीं हो सकता है, ये फैक्ट्स के ऊपर डिपेंड करता है कि डिले होने का रीजन क्या है।
अगर ये जस्टिफाई कर दिया गया तो साल साल भर का भी डिले जो है कंडोन हुआ है। और सिचुएशन ऐसा भी आता है कि एक हफ्ते का भी आदमी एक्सप्लेन नहीं कर पाता है कि ऐसा डिले क्यों हुआ, रीजनेबल एक्सप्लेनेशन कोर्ट को नहीं दे पाता है तो नहीं हो पाता है। तो ये डिपेंड ये करता है कि डिले होने का रीज़न क्या है, क्या उसका ग्राउंड जो है वो जस्टिफिएबल है, लॉजिकल है, कोई पर्सनल ऐसा सर्कमस्टेंसेस आ गया है जिसको आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि बिकॉज ऑफ दिस रीज़न द अपील वाज नॉट प्रेफर्ड इन टाइम, तो उस हालत में डिले हो सकता है। ये डिफर करता है केस टू केस, सर्कमस्टांसेस टू सर्कमस्टांसेस। जी, तेलंगाना से एक कॉलर हमारे साथ है, महमूद पाशा। हेलो। हेलो सर। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, बताएं सवाल क्या है। ये हमारे फादर का है जी, लैंड गवर्नमेंट लैंड था, पट्टा जी से पासबुक भी है इसका जी। उन्होंने रेवेन्यू लेने के मकानों के लिए मार दिए कि ऐसा कैसा जी, बोल दो नहीं ले दिए हम ले रहे होते हैं, उनको वही बात बोल रहे हैं उन्होंने, हमारे जो दिए हम ले लिए बोल रहे, वो आजू बाजू में कहीं भी बोरिंग डाली बोल तो पानी भी नहीं गिर रहा। जी आप जरा सवाल क्लियर कीजिए, आपका सवाल कतई क्लियर नहीं हो रहा है कि आप क्या जानना चाहते हैं। हमारी जमीन जो है साहब वो रेवेन्यू वाले ले लिए, रेवेन्यू ले लिया। आपने कहा, आपने पहले मुझसे कहा कि सरकारी जमीन थी। हाँ जी। और फिर उन्होंने रेवेन्यू वालों ने उसको रिक्लेम कर लिया। हाँ, लावन पट्टा बोले सब। हाँ, तो जब रिक्लेम कर लिया तो उसमें एक तो ये कि आपको रिक्लेम करने से अगर आप पोजीशन में हैं तो आप स्टे के लिए जा सकते हैं। अगर आपके पास पोजीशन भी नहीं है, ओनरशिप भी नहीं है, तो सिर्फ एक ही ग्राउंड बनता है जिसको कि बोलते हैं कि सोशल ग्राउंड पे कहीं आपको अल्टरनेट प्लाट दे दें अगर आप ज्यादा दिनों से वहां पर रह रहे हैं। बाकी आपने जो फैक्ट बताया है इस हिसाब से उस जमीन का पर कोई आपका कानूनी हक नहीं बनता है अगर आपका पोजीशन भी नहीं है तो। जी, गाजियाबाद से एक कॉलर हमारे साथ और हैं, बबलू। हेलो। 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 जी नमस्कार। जी जी नमस्ते। बबलू बताएं क्या सवाल है आपका। मैडम एक ना खेत है, प्रॉपर्टी खेत है, वो उसमें 5 भाई हैं। हेलो जी। हेलो हेलो जी बबलू देखिए, आप सबसे पहले अपने टीवी की आवाज बंद करिए और फिर पूरा सवाल पूछिए। जी मैडम, एक खेत है, 5 बीघे खेत है, उसमें 5 भाइयों का हिस्सा है, ठीक है। लेकिन वो लोग 5 भाइयों का जो हिस्सा वो आपस में बांट के अपने हिसाब से जो भी सेटिस्फाइड थे वो लोग खेती कर रहे थे। लेकिन अभी 6 महीना पहले उसमें चकबंदी हुआ है। चकबंदी में क्या हुआ कि सरकार ने किसी को ज्यादा दे दी, किसी को कम मिला। इसमें असंतुष्ट होकर उन लोगों ने कोर्ट केस कर दिया है। इसमें ये हम जानना चाह रहे हैं कि अगर चकबंदी में किसी को ज्यादा मिल गया है, किसी को कम मिला है, तो इसमें क्या होगा, मतलब जो लोग लड़ रहे हैं। देखिए आपका सवाल बबलू जी मैं समझ गया। मुझे ये बात नहीं समझ में आ रही है कि जब 5 भाई हैं तो फादर के बाद जो प्रॉपर्टी का डिवीजन होगा वो जो उनके लीगल एयर्स हैं, अगर 5 भाई ही में सिर्फ डिवीजन होना है तो बराबर का डिवीजन होगा। लेकिन चकबंदी की वजह से हमें एक मसला समझ में आ रहा है इसमें कि जमीन की अलग अलग मालियत होती है। हो सकता है कि इन 5 भाइयों ने अपनी खानगी के अलावा जो है सरकार के सामने भी कागजात में भी अलग अलग ओनर हो गए हों, तो उनको अलग अलग वो ज़मीन लिए हैं, तो जहाँ जहाँ जिस इलाके में दिए हैं अलग मालियत की ज़मीन जो है उस हिसाब से कम और ज़्यादा हो सकता है। सपोज कर लीजिए जैसे बोलते हैं अपने यहाँ यूपी और बिहार में कि 16 आना मालियत की ज़मीन है, तो अगर एक जगह से दूसरी ज़मीन गई है तो उतनी ही ज़मीन मिलेगी आपको। अगर 1.5 बीघा है तो 1.5 बीघा ही मिलेगा। लेकिन सपोज कर लीजिए कि आपकी मालियत जो है 16 आने की है और कहीं आपको 8 आने की मालियत पर भेजा जा रहा है, तो उसी हिसाब से फिर ज़मीन की तादाद बढ़ जाती है। आपके केस में यही मसला लग रहा है। लेकिन चकबंदी का अगर आप उससे सेटिस्फाई नहीं हैं तो अपील का प्रावधान भी है। हर कंसोलिडेशन प्रोसीडिंग्स में अपील का प्रावधान है, वहां आप अपील कर सकते हैं, ऑब्जेक्शन दाखिल कर सकते हैं, उसके बाद फिर अपील फाइल कर सकते हैं। जी, दिल्ली से एक कॉलर हमारे साथ है, मोहम्मद यूनुस। हेलो जी जी सवाल जी वकील साहब, मैं पूछना चाह रहा था, मेरे एक मदर ने केस डाला था छोटे भाई के ऊपर 156(3) का 2012 में। वो आज तक उसका कोई डिसीजन नहीं हुआ।
देखिए 156(3) ये प्रोसीजर है, केस क्या है वो आपने नहीं बताया। 156(3) का प्रोसीजर ये होता है कि अगर आपने पुलिस में कोई कंप्लेंट की और पुलिस ने केस रजिस्टर नहीं किया और आपका कंप्लेंट जो है वो कॉग्निजेबल ऑफेंस के मुतालिक है, तो ये पुलिस की जिम्मेदारी है कि वो एफआईआर करे। अगर पुलिस एफआईआर नहीं कर रही है तो आपके पास दूसरा ऑप्शन ये है कि आप एसएसपी के पास या दिल्ली वगैरह मेट्रोपॉलिटन सिटीज में आप डीसीपी के पास आप कंप्लेंट करेंगे कि हमारा एफआईआर नहीं हो रहा है। वहां भी अगर आपकी सुनवाई नहीं हो रही है तो आप कोर्ट में 156(3) सीआरपीसी के प्रोसीडिंग्स के तहत आप कंप्लेंट दाखिल करते हैं। कंप्लेंट रिसीव करने के बाद मजिस्ट्रेट का पहला काम यह होता है कि स्टेटस रिपोर्ट मांगता है पुलिस से कि इसमें अब जो कंप्लेंट दाखिल हुआ था उसमें क्या हुआ था। स्टेटस रिपोर्ट के बाद जो है, अगर उसके बाद भी एफआईआर दर्ज नहीं कर रहे हैं और आपका कॉग्निजेबल ऑफेंस डिस्क्लोज कर रहा है तो उसके खिलाफ भी आप रिवीजन में जा सकते हैं उस कोर्ट के आर्डर के खिलाफ। अब ये कि इतना दिन क्यों पेंडिंग है, ऑफेंस क्या है, किस चीज का है, 420 का है, लड़ाई झगड़े का है, चीटिंग का है या लड़ाई झगड़े का है, ये चीज आपसे क्लियर नहीं हो रहा है। खैर आप अपने एडवोकेट से इस मसले में बात कीजिए कि दिल्ली में आमतौर पे ये 2012 का केस जो है वो 2018 तक नहीं आएगा, या अगर आपका 156(3) डिसमिस हो जा रहा है या सपोज कि पुलिस एफआईआर फिर भी दर्ज नहीं कर रही है, कोर्ट आर्डर नहीं कर रहा है एफआईआर दर्ज करने का, फिर भी आपके पास हक है कि कोर्ट में आप ये कहें कि हमारी गवाही रिकॉर्ड कीजिए और उसके बाद उस पर केस बन रहा है तो कोर्ट डायरेक्ट कॉग्निजेंस ले सकती है। जी वक्त ब्रेक का हो गया, लेकिन काफी देर से कॉलर हमारे साथ हैं गुजरात से, मुनीर शेख। हेलो हेलो हेलो। जी मुनीर साहब, सवाल बताएं। हैदराबाद से बात कर रहा हूँ, उमर अहमद जी। जमीन का तनाजा है। मेरे बड़े भाई जो है अपना हिस्सा, वालिदैन का हिस्सा मुझे बेच दिए थे 90s में जी, और खुद अपने हाथ से लिख कर दिए। लिख कर देने के बाद मेरे 2 बहन भाई जो है गवाह है उसमें जी, सादे पेपर पे लिखे थे, अब नहीं मान रहे, उसको मैं बेच दिया, अब नहीं मान रहे, कोर्ट में जाके केस डाल दिए। अच्छा। मैं जो है उलमा से मालूम किया तो जो है जब 2 गवाह बाकायदे हयात है तो कहने लगे कि भाई देखिए शरई नुक्ते नजर से तो लाजमी है कि ये ट्रांसफर हो गया, चाहे वो सरकारी कागज पर हुआ हो या खानगी हुआ हो, घर पर हुआ हो, लेकिन कानूनी चाराजोई के लिए लाजमी है कि उन डॉक्यूमेंट्स की मान्यता होती है जो जिस डॉक्यूमेंट्स की एविडेंसरी वैल्यू है। अगर उन्होंने आपको दे दिया था और आपने पैसा दे दिया, 2 गवाह हैं, तो जमीन का खारिज दाखिल भी करा लेना चाहिए था। अगर ये सब प्रोसीजर नहीं हुआ है या कोई चैलेंज किया है तो वहाँ ये प्रूफ करना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा कि आपके भाई आपके वालिद के ज़िंदगी ही में ये ज़मीन आपको दे दिए थे। आपके वालिद की ज़िंदगी में ही ये ज़मीन आपके भाई के पास कैसे गई, ये भी एक मिस्ट्री है, आपके बातों से समझ में नहीं आ रहा है। तो ये पहले क्लियर करना पड़ेगा कि जब ज़मीन आपके फादर अभी बाहयात थे तो आपके फादर के ज़माने में ही आपके भाई ने अपनी ज़मीन कैसे दे दी। हो सकता है कि उन्होंने एक इस किस्म का कोई चीज़ बनाया हो कि वो रिलिंग्विश कर रहे हों अपने क्लेम को, कि हम अपना क्लेम जो है इस प्रॉपर्टी पर रिलिंग्विश कर रहे हैं, उस रिलिंग्विशमेंट डीड के बेसिस पर जो है आप ये सोच रहे हैं कि वो प्रॉपर्टी आपकी हो गई है, तो उसके मुतालिक आप जा सकते हैं। वकील साहब हमारे साथ एक बार फिर से श्रीनगर से जुड़े हैं मंजूर अहमद साहब। हेलो जी मैम, मेरी बात सुन रही हो आप? जी। मेरी मदर इन लॉ है, वो मेरे साथ रहती है, उसकी एक बेटी है, तो उसने हम पे एक केस बनाया हुआ है। हालांकि मेरे पास जो जमीन मकान है वो सारा उसके हक में रखा हुआ है। तो उसने एक केस बनाया हुआ है डोमेस्टिक वायलेंस वुमेन का, कुछ ऐसा केस बना के, तो खर्चा भी हमसे ले रही है और कोर्ट में बोल रहे हैं कि ये केस जो है ये मुझे मारते हैं, निकालते हैं। तो हम तो निकालते मारते हैं नहीं, मकान हमारा है, तो उसका ये केस बनता है कि नहीं बनता, ये मुझे क्लियर कर। देखिए साहब, आपकी वाइफ जब तक आपकी वाइफ है तब तक उसको यह हक है कि जहां वो ब्याह कराई है, जो मैट्रिमोनियल हाउस में है, उसको वहां रहने दिया जाए, उसको वहां से नहीं निकाला जा सकता है। और अगर वो अनएम्प्लॉयड है, उसका कोई इंडिपेंडेंट सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, तो वो हस्बैंड से खर्चा भी ले सकती है। तो राइट टू शेल्टर या राइट जो है मकान में रहने का प्लस अपना मेंटेनेंस का, उसको यह हक है
और अगर उसके साथ किसी किस्म की क्रूरल्टी हुई है, ताने दिए गए हैं दहेज न लाने की, या किसी किस्म की क्रूरल्टी उसके साथ हुई हो, फिजिकल क्रूरल्टी या मेंटल क्रूरल्टी, तो ये भी उसको हक बनता है कि वो पुलिस में जाए या वुमेन सेल, आपने बताया वुमेन सेल में जाए और कंप्लेंट करे। अब इसमें यह है कि जो आपका डिफेंस है, देखिए मुकदमा तो आप पर बन गया है और बन रहा है। अगर वाइफ ने स्टेटमेंट दिया है और उसके साथ डॉक्यूमेंट्स भी दिखा रही है, उसको आप उसी हिसाब से फाइट कीजिए। लेकिन ऐसे मसले का सबसे बेहतरीन हल यही होता है कि 2-4 लोगों को, रिश्तेदारों को बुलाकर बैठाकर बात करके मसले का सुलह सपाटा कर लें। अगर नहीं बन रही है तो हमेशा के लिए डाइवोर्स दे दें, उसके बाद जो उसका हक बनता है डाइवोर्स के बाद वो उसका हक दें। और अगर सपोज कर लीजिए कि लोगों के कहने से, समझाने से बात समझ में आ जा रही है, तो एक साथ रह सकते हैं एज ए हस्बैंड एंड वाइफ। जी, नवादा से एक कॉलर हमारे साथ है, अयूब। हेलो। हेलो जी। हाँ मैडम, मेरा एक सवाल है। हेलो जी, बताएं, सवाल बताएं। हाँ देखिए अयूब साहब, सबसे पहले आप अपने टीवी की आवाज बंद करिए। मैडम, मैं 3 भाई हूँ। जी। और हमारी प्रॉपर्टी है माँ के। जी अयूब साहब। मैं 3 भाई हूँ। माँ जो चाहती है, माँ के नाम से पूरा प्रॉपर्टी है। अच्छा। उसके बाद वो माँ जो है दूसरा भाई को, 2 भाई को लिखने के लिए चाह रही है जमीन, और एक भाई को नहीं लिखने चाह रही है। अच्छा। तो इसे कैसे किया जाएगा? जी देखिए, इसमें ऐसा है कि मदर हो या फादर हो, और उनके नाम से जो भी प्रॉपर्टी है, उनके जितने वारिसैन हैं, जितने औलाद हैं, सबका जो है बराबर का शेयर होता है। अब इसमें आपका ये कहना है कि 3 भाई हैं, जिसमें कि 2 भाइयों के नाम से लिखना चाहती हैं, एक के नाम से नहीं लिखना चाहती हैं। देखिए, अपनी जिंदगी में वो इस प्रॉपर्टी को गिफ्ट कर सकती हैं, प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर सकती हैं, एक के नाम से भी कर सकती हैं, 2 के नाम से भी कर सकती हैं। अब ये सिचुएशन ये है कि इसको देखिए कि इसको कैसे आप हल करेंगे। ये सब मसले को घर में बैठकर ही ये मसला सही होता है हल। बाकी चूँकि प्रॉपर्टी को कंप्लीट मालिक हैं, वो जिसको तबीयत करे उसको अपनी ज़िंदगी में दे सकती हैं, पोजीशन भी ट्रांसफ़र कर सकती हैं। इसमें दादा इलाही वगैरह की बात आमतौर पे नहीं आती है। अगर वो प्रॉपर्टी ऑलरेडी वो कंप्लीट ओनर है, तो कंप्लीट उनको उस प्रॉपर्टी को अपने हिसाब से ट्रांसफ़र करने का भी हक है। जी, मुंबई से एक कॉलर हमारे साथ हैं, वाजिद अली। हेलो। हेलो। हेलो जी। हेलो जी, सवाल बताएं। हेलो वाजिद साहब, सवाल पूछें, क्या सवाल है आपका? हेलो वाजिद साहब, देखिए सबसे पहले आप अपने टीवी की आवाज बंद करिए। जी, एक और कॉलर हमारे साथ है, उनका सवाल सुनते हैं। हेलो। हेलो। हाँ सर, मैडम जी, सवाल बताएं, क्या सवाल है आपका? मैं एक बिल्डर से जगह खरीदा था, प्राइवेट बिल्डर से। तो 3 साल हो गया जी। तो वो मुझे पैसे का बिल दिया, रसीद मतलब दिए थे, 2 रसीद करके जी। तो अभी मेरा काम छूट गया है, तो पूरा पैसा मैं पेड भी नहीं कर पाया। तो अभी वो पैसा मुझे वापस चाहिए था, तो कैसे मिलेगा? जी देखिए, ये जो आपने बिल्डर से जो आपने फ्लैट या प्लाट खरीदने की कोशिश की है, तो उसमें जो टर्म्स एंड कंडीशंस होता है, एक एग्रीमेंट हुआ होगा आपको। एग्रीमेंट में टर्म्स एंड कंडीशंस बहुत क्लियर लिखा होगा, उसी हिसाब से आप गवर्न होंगे। अब सिचुएशन ये है कि सपोज आपने पैसा आधा दे दिया है या आधा से कम पैसा दिया है, अब चाह रहे हैं, अब आप लेने की पोजीशन में नहीं है, तो उसी हिसाब से आप पहले उसको लिखें। और उसके बाद भी अगर नहीं मिल रहा है, तो आपके पास ऑप्शन बचता है कंज्यूमर कोर्ट में जाने का। कंज्यूमर कोर्ट में जाके आप बता सकते हैं कि ये सिचुएशन है। उनको कुछ न कुछ आपको पैसा जो है काट वगैरह कर अपना वो जो खर्चे हैं वो काट लेते हैं और वापस कर देते हैं। आमतौर पर यही देखा जाता है, क्योंकि इसमें उनकी फॉल्ट नहीं है। आपके बताने के हिसाब से आप पैसा नहीं दे पा रहे हैं, तो यहाँ पर फॉल्ट लाइज करता है आपके ऊपर। तो आपका एग्रीमेंट गवर्न करेगा कि उसमें एग्रीमेंट आपका क्या कहता है। जी, इलाहाबाद से एक कॉलर हमारे साथ है, राजेश। हेलो। हाँ हेलो जी। जी ओके। हमारे पिताजी 3 आए थे। बड़े पिताजी को 2 लड़कियां थी। उनकी मृत्यु के बाद उनकी पत्नी के नाम जमीन गई। जी।
उसमें से कुछ जमीन जो है हमारे पिताजी ने उनसे यानी हमारी बड़ी माताजी से रजिस्ट्री करवाई। दूसरे पिताजी के लड़के ने उसमें दावा दाखिल किया, हमको वसीयत लिखी गई। वसीयत जो है नॉन रजिस्टर्ड है जी। तो लोअर कोर्ट से हमारे फेवर में ऑर्डर हुआ। उसके बाद ये लोग दीवानी गए, वहां से भी उनके विपरीत गया, हमारे पक्ष में ही गया। तो जो जमीन ये अपने लड़की को दिए थे वो उनके दामाद ने थर्ड पार्टी को बेच दिया। अच्छा। तो गांव में चकबंदी हो गई। उसके बाद में चकबंदी हमारे नाम से चक भी कट गया। फिर भी जो पिताजी के जो वसीयत दाखिल कर रहे हैं वो हमारे ऊपर भी मुकदमा लगा रहे हैं कि जमीन हमारी है, कब्जा दखल हमारा है। लेकिन कब्जा दखल हमारा है और कब्जा हमारा है, हमारे नाम से चेक भी कटा है, फिर भी परेशान किया जा रहा है। इसमें क्या सजेशन है आपके यहाँ? देखिए राजेश साहब, आपने जो फैक्ट्स बताया है उससे तो क्लियर ये है कि अच्छा खासा लिटिगेशन आप लोगों में चल चुका है। अच्छा होता कि लोकल एडवोकेट से ही इसके मुतल्लिक आप राय लेते, क्योंकि जो वसीयत है आप ये बता रहे हैं कि वो वसीयत रजिस्टर्ड नहीं है। अगर रजिस्टर्ड वसीयत नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसकी कानूनी वैल्यू नहीं है। कानूनी वैल्यू उसका भी है, बस मोड ऑफ प्रूफ में फर्क पड़ जाता है। तो खैर इसमें एक तो गुजारिश ये है कि जो हमारी तरफ से राय जाती है उसको हतमी राय न समझें, क्योंकि हर केस का फैक्ट्स अलग होता है और इसमें ऑलरेडी आप लिटिगेशन अच्छा खासा कर चुके हैं। आपके लोकल एडवोकेट्स ही आपको सही रहनुमाई करेंगे। जी, दिल्ली से एक कॉलर हमारे साथ है, मोहम्मद यूनुस। हेलो जी। हेलो जी। मैं वकील साहब से मालूम करना चाह रहा था कि मेरा एक फादर ने विल किया था, लेकिन वो विल अपनी रजिस्टर्ड नहीं करा पाया और उनकी डेथ हो गई। अच्छा। और उसके ब्याह पे हमारे 2 भाई हैं हम। अच्छा, फादर ने उसको बेदखल कर रखा था, भाई को, हमारे छोटे भाई को। अच्छा। पेपर वगैरह में भी दे रखा था और उसके खिलाफ एक मुकदमा भी डाला था, लेकिन वो मुकदमा भी पूरा नहीं हो पाया था। 1 या 2 तारीख को जा पाए तो वो उनकी डेथ हो गई थी जी। तो मैं फिर भी उसको बेदखल के होने के बावजूद फिर भी मैं उसको प्रॉपर्टी में से 50% उसको दे रहा था जी। उसका हक बनकर। चलो, जो भाई तो है ही है, लेकिन उसने फिर भी मेरे ऊपर मुकदमा डाल दिया। अच्छा। वो मैं अपने जब वकील के पास गया तो विल के ब्याह पे वकील ने मेरे से कहा कि जी आप अपना मुकदमा इसको खारिज कराने के लिए एक मुकदमा इस पर डाल सकते हैं। तो मैंने अपना भी मुकदमा डाल दिया, उसका मुकदमा किसी वजह से खारिज हो गया। अब उसने दोबारा मेरे को हाई कोर्ट में चैलेंज किया, हाई कोर्ट में मुकदमा डाल दिया है। तो 2012 का एक केस है, तो इसमें क्या हो सकता है? देखिए, चूंकि आप ऑलरेडी अच्छे खासे लिटिगेशन में हैं 2012 से, पहली बात तो ये कि आपके वालिद ने जो किस तरह से प्रॉपर्टी जो है आप बता रहे हैं कि आपके नाम से किया था, उसको आमतौर पर बोलते हैं कि आग कर दिया था। तो एक बात तो ये कि इसकी कोई कानूनी ये नहीं है, जवाज नहीं है किसी को आग कर देना, प्रॉपर्टी से बेदखल कर देना। इस्लामिक शरिया ये कहता है कि प्रॉपर्टी जो है डिवोल्व होगी अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। अब इसमें एक सिचुएशन आपने ये बताया कि विल कर दिया। पहली बात तो ये कि मुसलमानों में इस्लामिक शरिया के हिसाब से किसी वारिसैन के फेवर में विल नहीं हो सकता है। और अगर दूसरे, जैसे 2 भाई हैं, अगर वालिद चाहें या वालिदा चाहें कि उनके नाम से प्रॉपर्टी है वो किसी एक के नाम से कर दें तो वो विल जो है वो खारिज हो जाएगा, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि विल रजिस्टर्ड है या नॉट रजिस्टर्ड है। जो विल रजिस्टर्ड नहीं है वो उसका भी एक वैल्यू होता है, मोड ऑफ प्रूफ, जैसा कि मैंने बताया उसमें फ़र्क होता है। तो ये कि चूँकि आप ऑलरेडी लिटिगेशन में हैं, आप अपने वकील साहब से रहनुमाई लें, ये अच्छा होगा, क्योंकि फैक्ट्स वही अच्छी तरह से जानते होंगे। जी। श्रीनगर से एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं। हेलो जी। गुजरात से एक कॉलर हमारे साथ और हैं, उनका सवाल सुनते हैं। हेलो जी, बताएं क्या सवाल है आपका? हाँ, मुनीर शेख जी। हेलो, हमारे बाप दादा की जमीन थी। देखिए, सबसे पहले जी सबसे पहले आप अपने टीवी की आवाज बंद करिए। हमारे बाप दादा की जमीन यहाँ पे है, तो कुछ लोगों ने दबा ली है सब जमीन, और अब हमको पता चला है। अच्छा। वो जमीन 8-10 सर्वे नंबर है की जमीन, और कुछ अंदर के इंसानों ने जो हमको पता है कि ऐसा आएगा, अब हम क्या करें? देखिए, हर कानून में एक लॉ ऑफ लिमिटेशन होता है। आप ये कह रहे हैं कि आपके बाप दादा का जमीन था
और वो अब आपके पास नहीं है। ज़मीन आपके बाप दादा के नाम से हो सकता है, कागजात भी आपके फेवर में हो, लेकिन अगर कोई दूसरा उस पर काबिज है और आपने पिछले 12 साल से उसके खिलाफ कोई कदम नहीं उठाया है, तो आपका ये राइट जो है वो इस हिसाब से कानून में ख़त्म हो जाता है कि अगर कोई ज़मीन के ऊपर काबिज है, अब 12 साल से उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाती है, तो कानून ये प्रिज्यूम करके चलता है कि इसका कोई क्लेमेंट नहीं है, जो रह रहा है वही उसका मालिक हो जाता है। तो इसमें देखिए लिमिटेशन आ रहा है। अगर 12 साल से ज़्यादा कोई वो आदमी रह रहा है, उसके पास प्रूफ है कि 12 साल से पहले से रह रहा है और 12 साल के अंदर आपने कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की है, तो फिर आपके पास चांसेस बहुत कम है सक्सीड करने के। जी, मुंबई से एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, सवाल बताएं। हम अमीरुद्दीन खान बम्बई से बोल रहे हैं। जी हमारा यूपी बलरामपुर डिस्ट्रिक्ट है, तहसील हमारा उतरौला है। हमारा जो बंटवारा था वो हमने 5 साल हो गया दायर किया 3 भाइयों का। अच्छा। अब तक बंटवारा नहीं हुआ। SDM साहब के यहाँ और मुंसब के यहाँ वकील हमारा ओम प्रकाश श्रीवास्तव साहब बोलते हैं 5 साल से फैसला नहीं हुआ। अच्छा, देखिए इसमें तो आप जरा वहां जाके मालूम कीजिए कि आखिर में अब तक बंटवारा क्यों नहीं हो पाया है। कहीं कहीं प्रोसीडिंग्स में कहीं कहीं लापरवाही हो जाती है, वो केस करने वालों का भी वो भी फॉलो नहीं कर पाते हैं। जब लापरवाही होती है तो एडवोकेट्स की भी अगर सही मानों में फॉलो नहीं किया जाता है। अदरवाइज जो है 3 साल का मुद्दत जो है, अगर बंटवारा चैलेंज नहीं हुआ है, कोई अगर दूसरा उसमें आ गया, मतलब 3 के अलावा कोई चौथा आ गया फरीक कि नहीं साहब हम भी लीगल एयर्स हैं, उसमें हमारा भी हक है, तब तो एक है कि लिटिगेशन चलने लगता है। अगर इस किस्म का कोई ऑब्जेक्शन नहीं है तो मैं समझता हूं कि अब तक बंटवारा हो जाना चाहिए था। इसी हिसाब से आप जो है अपने लोकल एडवोकेट से कंसल्ट कीजिए, उसकी पैरवी कीजिए कायदे से। जी, चेन्नई से एक कॉलर है हमारे साथ, दस्तगीर। हेलो सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, बताएं सवाल। हमारा प्रॉपर्टी है, 3 भाई 4 बहनों। जो फ्रंट पोर्शन है फर्स्ट मेन रोड पे, छोटा भाई मांग रहा है 5 पर ला दे सकते हैं, उसे दे जाता क्या? सुन जी 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 हेलो जी सवाल दोहराएं। अच्छा दोहराऊं फिर जी जी। अच्छा, मेरा बाप का प्रॉपर्टी है। आप कह रहे हैं कि आपका बाप का प्रॉपर्टी है, आप 3 भाई हैं और 4 बहन हैं। अब आगे बताइए। छोटा भाई आके क्या बोलता, फ्रंट में ही होना मेरे को जी, ऐसा बोल रहा है। उसको लास्ट पर ला, उसे फ्रंट पे जाता क्या? नहीं, ऐसी कोई चीज नहीं है, लेकिन लाजमी है कि जब किसी भी प्रॉपर्टी का बंटवारा होगा तो कोई पूर्व साइड में होगा, कोई पश्चिम साइड में होगा, कोई उत्तर में होगा, कोई दक्षिण में होगा। तो इसमें तो अगर वो सपोज के लिए कि वो पहले ही से रोड के फ्रंट पे उसके कब्जे में है तो उसका हक ज्यादा बन जाता है। एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, शौकत अहमद। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, सवाल बताएं। मैं बहन जी मैं श्रीनगर सोपोर से बोल रहा हूँ। मेरा एक सवाल है जी। हम 2 भाई हैं और एक बहन है। हमारा तीनों का शादी हुआ है जी। तो हमारा जो बाप है उसने दूसरा शादी किया अब 7 साल बाद। अच्छा। तो अब हमारे बाप ने सारा प्रॉपर्टी हमको सीज किया हुआ है। क्या सारा प्रॉपर्टी क्या किया हुआ है? सीज। जो हमारे बगीचे हैं, सेब के बगीचे, वो हमने सीज किया है और बाकी जितना भी बाकी है उसमें हमको बोला है आप यहाँ से कुछ मैं मालिक हूँ, मैं आपको कुछ नहीं दूंगा। अब हमने जबरदस्ती 2 कमरे पकड़े हुए हैं जहाँ हम रहते हैं। 2 भाई, हमारा शादी भी हुआ, हमारे बहन का भी शादी हुआ है जी। तो हमारी माँ 60 साल बाद जो है उसने दूसरी शादी किया हमारे बाप ने। जी, वो समझ में आ गया, बताइए। उसको अब कुछ नहीं मिला हुआ है। मेरा बाप बोलता है कि मैं सबका मालिक हूँ। मैं आपका सवाल समझ गया कि आप 2 भाई और एक बहन हैं। 60 साल की उम्र में आपके वालिद ने एक दूसरी शादी की। आपकी माँ को आपके वालिद हक नहीं दे रहे हैं। प्रॉपर्टी भी जब तक लाजमी है कि वो जिंदा है, प्रॉपर्टी उन्हीं का नाम से रहेगा। आप ये कह रहे हैं कि आप 2 भाई जो हैं वही खानदानी प्रॉपर्टी के 2 कमरों में रह रहे हैं। देखिए, आपकी माँ का ये हक बनता है कि वो आपके फादर के प्रॉपर्टी में से उसको मेंटेनेंस दी जाए। तो आपकी मदर की तरफ से कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। आप नोटिस दीजिए
लोकल एडवोकेट से आप बात कीजिए और आपके मदर को कोई नहीं निकाल सकता है, वो उसी घर में उनको रहने का हक है। और आप अगर वो कोई इंडिपेंडेंट सोर्स ऑफ इनकम नहीं है तो आपके फादर को उनके लिए मेंटेनेंस भी देना पड़ेगा। पहले हमें कॉल किया था जी, सुहेल साहब ने सवाल पूछा था। उन्होंने ये कहा था कि उनके दादी की प्रॉपर्टी है, पिछले 40 साल से जो है वो उस प्रॉपर्टी पर आप नहीं गए हैं। तो देखिए, लॉ ऑफ लिमिटेशन के तहत जो है आपका केस बहुत कमजोर हो गया है। अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी है, जमीन इमूवेबल प्रॉपर्टी, और किसी के कब्जे में है तो 12 साल का एक मुद्दत होता है। अगर 12 साल के मुद्दत के बाद आप जा रहे हैं तो आपका केस बहुत कमजोर हो जाता है। वो लॉ ऑफ एडवर्स पोजीशन बोलते हैं। तो एडवर्स पोजीशन के हिसाब से जो उस पर कब्जे में है वो मालिक हो चुका है, इसलिए आपके केस में जान नहीं है। जी, एक कॉलर हमारे साथ है बलरामपुर से, सज्जन खान। हेलो जी जी। हेलो साहब, मैं ये कह रहा था साहब कि मेरे परदादा के नाम अंग्रेज गवर्नर ने सात गांव अलॉटमेंट किया था बलरामपुर में जी। तो उस गांव का नाम मोहम्मदपुर, बेलवा, रंजीतपुर। ये एक गांव का नाम दादा के नाम से रखा था, मोहम्मदपुर। और मैं आखिरी पीढ़ी हूँ साहब, और मैं दिल्ली में मजदूरी करता हूँ। अच्छा, अब मुझे क्या करना चाहिए? मेरे पास कोई कागजात नहीं है, मैं कैसे निकालूं? देखिए, ऐसे भी सज्जन खान साहब, वैसे भी आपके केस में कोई जान नहीं रह गया। खासतौर से ये जो जमींदारी था, अलॉटमेंट था, ये सब चीजें अगर कब्जा नहीं है तो ऑलरेडी सब खत्म हो चुका है। खासतौर से जमींदारी एबोल्यूशन एक्ट के बाद। और आप कह रहे हैं कोई आपके पास न कागज है, नहीं आपके पास कोई कब्जा है, तो आपका कोई हक नहीं बनता है उस पर। जो बनता था वो भी खत्म हो चुका है विद द पैसेज ऑफ टाइम के साथ साथ। फतेहपुर से एक कॉलर हमारे साथ है, महमूद अख्तर साहब। हेलो जी, वालेकुम सलाम। सवाल बताएं। जी, असमें मेरी यहाँ पे फतेहपुर से बोल रहा हूँ मैं। मेरे यहाँ पे 3 तालाब हैं फतेहपुर में, और वो जो प्रॉपर्टी वो एनरेडे के तहत आती है, नॉन जमींदारी एबोल्यूशन के तहत आती है जी। और क्यों तो उसमें ये है, उससे खेवट भी है, उन लोगों का जमींदारी थी, और उनका जो 1359 पे नाम भी है, और खतौनी पे उनका शिकारी पूरा दर्ज है। लेकिन प्रशासन ये कहता है कि आप जाके हाईकोर्ट से टाइटल ले आइए। तो तमाम कागज देखने के बाद प्रशासन कहता है कि तालाब है। तो क्या एनजेडे में क्या कुछ इसका परिसर मिल सकता है उसमें? नहीं साहब, वो जो आपको एडमिनिस्ट्रेशन के लोग कह रहे हैं कि आप हाई कोर्ट से ऑर्डर लाइए, तो बगैर हाई कोर्ट से ऑर्डर लाए हुए, खासतौर से जमींदारी एबोल्यूशन एक्ट के बाद जो है वो जमीन आपकी ऐसे नहीं मिल सकती है अगर किसी दूसरे के पोजीशन में चली गई है तो। श्रीनगर से एक कॉलर हमारे साथ है, साहिल शाह। हेलो जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम सलाम। जी, मेरा नाम साहिल शाह, मैं श्रीनगर से बात कर रहा हूँ, जम्मू कश्मीर। जी, सवाल बताएं। जी, सवाल यह है कि एक औरत है, उसका सिर्फ अपना बाप है और उसका कोई भाई नहीं है, बहन नहीं। और उनकी जो जमीन है जी, कुछ तो पुश्तनी जमीन है, कुछ जो है वो काश्तकार जमीन है। लेकिन उसके जो बाप है उसने उस जमीन से कुछ नहीं दिया, और उसका जो है उसने जमीन का हिबा कर दिया अपने भतीजों के नाम। अच्छा। और अपने भाई के नाम। तो जो उसकी अकेली अकलौती बेटी है, एक ही बेटी है उसकी। जी, मैं समझ गया साहब कि उन खातून का कोई भाई नहीं है, कोई बहन भी नहीं है, नहीं अपने माँ बाप की अकलौती हैं, लेकिन उनके फादर ने उनको कुछ न देके अपनी लाइफ टाइम में उसको प्रॉपर्टी को जो उन्होंने दे दिया है अपने भतीजों को। तो चूंकि देखिए अपने लाइफ टाइम ही में वो दे चुके हैं, तो एक तो हक बनता था कि अगर इनकी शादी ब्याह नहीं किए हैं, इनके शादी नहीं हुई है, तो इनका हक बनता था। लेकिन अपनी लाइफ टाइम में अगर वो भतीजों को दे चुके हैं तो आपका केस बहुत कमज़ोर हो जा रहा है यहाँ पे। अगर वो इंतकाल होता उनका और उसके बाद उनके नाम से कुछ प्रॉपर्टी होती तो उसमें इस्लामिक शरिया के हिसाब से इनका हक होता। हिंदुस्तान में हमारे जो कश्मीर के अलावा जो कानून है उसमें तो कंप्लीट वही मालिक होती, लेकिन इस्लामिक शरिया के हिसाब से आधा पोर्शन भाइयों को चला जाता है। अगर कोई भाई नहीं है तो, अगर सिर्फ उनकी बेटी है, बेटा नहीं है, तो भाइयों में भी चला जाता है आधा, और आधे की एक बेटी है या 2 बेटियां हैं वो कंप्लीट मालिक होती हैं। तो लेकिन चूंकि वो अपनी ज़िंदगी में दे चुके हैं इसलिए जो है आपका
हक नहीं बनता है, यानी कि वो औरत लेडी का हक नहीं बनता है, बेटी का हक नहीं बनता है। बाप अपनी ज़िंदगी में अपने भतीजों को दे चुका है, हिबा कर चुका है। जी, दिल्ली से एक कॉलर हमारे साथ हैं, सुलेमान खान साहब। हेलो जी। हेलो जी। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। हमने अपने बेटे की शादी सन 2010 में की थी। हाँ, तो बगैर दहेज के हमने मतलब शादी की थी, लेकिन ससुराल वाले है लड़के को बैठा के अपने यहाँ ले गए और हमसे 10 लाख रुपए की मांग मतलब की, तो हमने देने से इनकार किया, समझे। हाँ, तो वो लड़के को तो ले गए और हम लोगों पर केस कर दिया दहेज रक्त का। तो ये केस जो है 2012 तक चला, उसके बाद उन्होंने केस वापस ले लिया। अब जो है लड़का जो है वो अपने अपना अलग मतलब रह रहे थे, हमें उससे कोई मतलब नहीं था। अब इन्होंने जो है जनवरी 2018 में दोबारा केस कर हम लोगों के ऊपर डाल दिया। हाँ, तो पुलिस जो है मतलब परेशान कर रही है। अच्छा। जबकि मेरा उससे कुछ लेना देना भी नहीं है। देखिए, जो 2012 में केस हुआ था, उसमें देखिए कि आप के ऊपर जो उन्होंने केस किया था उसमें उन्होंने फैक्ट्स क्या लिखा था, और फिर जनवरी 2018 में किया है उसमें देखिए क्या लिखा था। कहीं ना कहीं से वो रिलेशन दिखाने की कोशिश कर रहे होंगे कि 2012 से लेकर 2018 तक आपके लड़के से या आपकी बहू से आप लोगों से किस तरह के ताल्लुकात हैं और उसको क्या शिकायत है। तो उसी हिसाब से इस केस को आपको मेरिट पे फाइट करना पड़ेगा, क्योंकि उनको किसी को कंप्लेंट करने से या केस फाइल करने से नहीं रोका जा सकता है। अगर उनका केस गलत है तो आप उसी हिसाब से कोर्ट में उसको जाके डिफेंड कीजिए। जी, वकील साहब, जैसे कि अक्सर लोग जो लोग ड्राइविंग करते हैं वो अपने साथ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स रखते हैं, तो क्या ये जरूरी है कि अपने साथ ओरिजिनल? हाँ, उसमें ऐसा है नहीं, उसमें ऐसा है कि आमतौर पर ऐसा होता है कि खोने और दूसरी जाए होने का चांसेस ज्यादा हैं, इसलिए इतना आपको ये दे दिया गया है कि आप जो है वो उसकी कॉपी भी आप रख सकते हैं। ऐसे सिचुएशन में अगर सपोज के लिए कि पुलिस कोई कार्रवाई कर रही है और उसको ऑनर नहीं कर रही है, आपकी जो डुप्लीकेट कॉपी आपने रखा हुआ है या फोटो कॉपी रखा है या ट्रू कॉपी रखा है, तो आप कोर्ट में जाकर दिखा के जो है, अगर कोई फाइन वगैरह हुआ है, आपके कोई डॉक्यूमेंट्स उन्होंने जब्त किया है या गाड़ी जब्त किया है, तो आप छुड़वा सकते हैं।